शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। दिल्ली से आज एक बेहद सनसनीखेज खबर आई। एक बड़े पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के वसंत विहार में कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू की लाश कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि दीप्ति के घर वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पान मसाला कारोबारी की बहू ने की आत्महत्या। दिल्ली के घर में मिला शव। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली के बसंत विहार में अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक दीप्ति का शव पंखे से लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक दीप्ति का शव चुनरी से लटका पाया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। जानकारी के मुताबिक इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है। बसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीप्ति चौरसिया का शव पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार दोपहर को इसी कोठी में आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी जो उसके पास सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने आत्महत्या की जिम्मेदारी किसी को नहीं बताया कि इस आत्महत्या का कोई जिम्मेदार है, लेकिन ये जरूर जो एक सुसाइड नोट मिला है और पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर जांच कर रही है। दीप्ति चौरसिया की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम आज डॉक्टरों का एक पैनल करेगा। पुलिस प्राथमिक जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे अर्पित चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों के एक 14 साल का लड़का है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि अर्पित ने 2 शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री बताई जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि दीप्ति चौरसिया ने अपनी जान क्यों ली? क्या पारिवारिक कलह थी? क्या पति की दूसरी शादी का मामला था या कुछ और? ये भी सामने आ रहा है कि दीप्ति चौरसिया के परिजन ये कह रहे हैं कि उसे खुदकुशी के लिए उकसाया गया। जिस परिवार में दीप्ति बहू थी वो एक बड़ा बिजनेस घराना है। शादी हुआ था 2010 में जी। हम कैलकाटा के रहने वाले हैं जी। तो अर्पित चौरसिया से बहुत झगड़ा, अब्यूज़ ये सब करते थे सालों से। उनका आउटसाइड ऑफ दिस मैरिज उनके दूसरा मैरिज भी थी। तनिषा सिंह साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बरखा, उसके एक इलीगल डॉटर भी थी मुंबई में। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते अब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर निकलने उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद का बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। कमला पसंद के मालिक का ताल्लुक कानपुर से है। कानपुर के फीलखाना मोहल्ले से इसकी शुरुआत हुई। कमलाकांत चौरसिया ने 1980-85 के दौरान पान मसाला घर में ही बनाना शुरू किया था। काहू कोठी में एक गुमटी में वो पान मसाला बेचते थे। कमला पसंद पान मसाला के संस्थापक कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं। कंपनी 1973 में रजिस्टर्ड हुई थी। हालांकि असल व्यापार 1980 के दशक में शुरू हुआ था। समय के साथ कंपनी ने पान मसाला के अलावा तंबाकू, गुटखा, इलायची और अन्य एफएमसीजी उत्पादों में कदम रखा। रियल एस्टेट, लोहा व्यापार में भी कदम बढ़ाए। कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक कमला पसंद, केपी ग्रुप और कमलाकांत कंपनी के पास है। जानकारी के मुताबिक देश में पान मसाला का कारोबार करीब 46,000 करोड़ रुपए का है। इसमें कमला पसंद का बाजार 3,000 करोड़ रुपए के करीब बताया जाता है। फिलहाल ये परिवार कारोबार नहीं बल्कि दूसरी वजह से सुर्खियों में आ गया है। दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या क्यों की, इसकी पड़ताल जारी है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच अर्पित चौरसिया के वकील से हमने बात की। उनका कहना है कि जो जांच हो रही है हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। मोटी लड़ाई झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होता है, हर डोमेस्टिक फैमिलीज में होता है। ऐसे ये कोई मुझे ऐसा रीजन नहीं लगता। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो मुझे लगता है ऐसा कि छोटा भाई है, बड़ी बहन के जाने का दुख, और लोगों ने उसको प्रवोक भी किया है कि हो सकता है ये एंगल हो सकता है वो एंगल हो। उसने अपोलोजाइज किया है बाद में,
उनकी मदर शारदा देवी जी कल शाम से हमारे साथ है, अभी भी वो हमारे घर पे ही मौजूद है। उन्होंने बल्कि कंडेम किया है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दोनों परिवारों के बीच में कोई भी एनिमोसिटी है ही नहीं। अगर शिकायत पुलिस को मिलती है इनके खिलाफ में, तो हरप्रीत के खिलाफ, देखिए अगर कोई शिकायत मिलेगी, कल भी फोरेंसिक टीम पूरा दिन घर पर थी, हमने पूरा कोऑपरेट किया है। अगर पुलिस चाहेगी हमें इंटरोगेट करना है या कोई और आगे रिक्वायरमेंट है, हम हर चीज में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और मेरे सहयोगी रवीश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवीश, दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आखिर उनके सुसाइड की वजह क्या रही। अब तक की जांच में क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। उनसे कई बार हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबर यही मिली है, आपने वकील को सुना अर्पित के, उनका ये कहना है कि छोटे मोटे झगड़े जो है वो हर घर में होते हैं और ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ है, इसके बारे में पुलिस ने पूरी फोरेंसिक जांच कर ली है। पुलिस ने सारे परिवार के लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ इस तरीके का कारण नहीं पता लगा है कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया। जबकि आप सोचिए कि दीप्ति की एक 5 साल की बेटी है और 14 साल का बेटा है, जरूर कुछ न कुछ वो मानसिक तनाव में थी, इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन किन वजहों से वो मानसिक तनाव में थी, इसकी जो जांच है वो पुलिस फिलहाल कर रही है। अर्पित के वकील के साथ आपकी बातचीत सुनी, जहां उन्होंने कहा कि हर घर में कलह होते हैं लेकिन हर घर में सुसाइड नहीं होता है। कई गंभीर सवाल इस मामले के बाद खड़े हुए हैं। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ सामने आता है। रवीश, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बढ़ते आगे और अगली खबर का हम रुख करेंगे। दिल्ली आतंकी धमाकों में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार शख्स सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का साथी बताया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में एक और आरोपी डॉक्टर आदिल का एक चैट भी वायरल हुआ है, जिसमें वो पैसों की मांग करता दिख रहा है। सुसाइड बॉम्बर का एक और साथी गिरफ्तार। एनआईए की गिरफ्त में अब तक 7। इस शख्स का नाम शुएब है। इसे एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया है। यह आतंकी डॉक्टर उमर का साथी बताया जा रहा है। शुएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। शुएब पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। शुएब ने ही नूह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन उमर इसी घर में रहा था। इसके अलावा शुएब ने उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया। शुएब इस मामले में एनआईए के हाथों गिरफ्तार 7वां आरोपी है। शुएब की गिरफ्तारी के साथ ही लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 7 हो गई है। यानी कि एनआईए उस हर शख्स पर शिकंजा कस रही है जो किसी न किसी रूप में लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए समेत दूसरी एजेंसियां लगातार पड़ताल कर रही हैं। एनआईए ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ की रहने वाली हैं, उम्र करीब 45 साल, डॉक्टर मुजम्मिल की साथी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा कश्मीर का रहने वाला, उम्र करीब 36 साल, 2900 किलो विस्फोटक जुटाया। डॉक्टर अदील अहमद काजीगुंड कश्मीर का रहने वाला, उम्र करीब 38 साल, जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। मुफ्ती इरफान वागे शोपियां कश्मीर का रहने वाला, उम्र करीब 26 साल, डॉक्टरों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा। जसीर बिलाल अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला, उम्र करीब 26 साल, ब्लास्ट की साजिश में तकनीकी मदद करने का आरोप। आमिर रशीद पुलवामा कश्मीर का रहने वाला, उम्र करीब 30 साल, ब्लास्ट वाली कार खरीद में मदद। शुएब फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला, उम्र करीब 33 साल, उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिलाने में मदद की। एनआईए ने अब तक जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 डॉक्टर हैं। इस बीच जांच एजेंसियां जो मोबाइल और दूसरे सामान बरामद हुए हैं उनकी गहनता से जांच कर रही हैं।
इस बीच डॉक्टर अदील अहमद की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इन चैट में वो पैसे मांगता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी चैट अदील के फोन से डिलीट की गई थी, जिन्हें रिकवर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट में अदील पैसे मांग रहा था, एडवांस सैलरी की मांग कर रहा था। चैट 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही हैं। इस चैट में तारीख और अदील की बातें सामने आ रही हैं। 5 सितंबर को उसने लिखा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था मेरा। 6 सितंबर, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। 7 सितंबर, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए, प्लीज आपकी बहुत मदद होगी। 9 सितंबर, प्लीज कल कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। चैट में अदील लिख रहा है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वो बार बार पैसों की मांग करता दिख रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं इन्हीं पैसों का इस्तेमाल उसने धमाके के लिए तो नहीं किया। ये सामने आया था कि दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख रुपयों का इस्तेमाल हुआ, उसमें अदील ने भी 8 लाख रुपए दिए थे। ये भी सामने आया है कि मुजम्मिल ने जो एनआईए को बयान दिया, उसमें बताया कि उमर अदील को खजांची यानी ट्रेजरार बोलता था। अब इनका एक और साथी शुएब एनआईए के हत्थे चढ़ चुका है। माना जा रहा है कि धमाके से जुड़ी साजिश के कुछ और राज जल्दी ही उजागर हो सकते हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में है। आतंकी डॉक्टर यहां काम करते थे, जबकि इसके फाउंडर पर कई तरह के आर्थिक आरोप लग रहे हैं। अब यहां यूनिवर्सिटी के पास एक अंडरग्राउंड मदरसा मिला है। जांच एजेंसियों की नजर इस मदरसे पर भी है। क्यों, देखिए। जांच एजेंसियां अल-फलाह और उसके साथियों से जुड़ी प्रॉपर्टीज की जांच कर रही हैं। एक मदरसा जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 900 मीटर दूर है, वो भी अब जांच के दायरे में है। ये धौज के एक गांव के पास पूरी तरह से अलग थलग इलाके में है। बताया जा रहा है कि ये मदरसा मौलाना इश्तियाक का है, जो कि दिल्ली ब्लास्ट के एक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल की मदद करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। मदरसे की बनावट ने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसका निर्माण अंडरग्राउंड किया गया है। इसका एरिया करीब 5000 स्क्वायर फीट है। जमीन से करीब 8 फीट नीचे इसका निर्माण हुआ है। ऊपर सिर्फ 3 फीट ही दिखता है। इसकी दीवारें भी बहुत चौड़ी हैं। अंडरग्राउंड निर्माण में प्लेटफॉर्म जैसे स्ट्रक्चर है। ये 7 से 8 फीट का पूरा आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एक कमरे से भी ज्यादा बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर आप देखिए, कुछ मैट्स रखे हुए हैं, दरियां रखी हुई हैं, चटाइयां हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ यहीं पर इसे ही बिछाकर बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था, या फिर हो सकता है शायद नमाज भी अदा की जाती हो। मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं कि कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं। यानी कि ये इस जगह को देखकर या इसके आसपास जो सामान रखा हुआ है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एक्टिव जगह थी, ऐसी कोई खंडर नहीं है। यह है, एक नजर में देखा जाए तो ये मदरसा सामान्य मदरसों से थोड़ा अलग दिखता है। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इसकी फंडिंग किसने की। ये भी सामने आया है कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मौलाना के लिए प्लॉट का सौदा करवाया था, उसे पूरा पेमेंट नहीं हुआ था। प्लॉट का पेपर वर्क भी पूरा नहीं हुआ, ये भी कहा जा रहा है। मौलाना इश्तियाक वही है जिसने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था, और उसी कमरे से सैकड़ों किलो विस्फोटक बनाने का सामान मिला था। मौलाना के परिजनों का कहना है कि उन्होंने जमीन बेचकर मदरसे के लिए जमीन खरीदी। हालांकि काम अभी अधूरा है। इनका ये भी कहना है कि कमरा मुजम्मिल को किराए पर दिया था, लेकिन उसे जानते नहीं थे। फिलहाल मदरसे को लेकर जांच की जा रही है। कागजात, फंडिंग, सब के बारे में पता किया जा रहा है। फरीदाबाद में तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
हरियाणा के रोहतक से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के सीने पर बास्केटबॉल पोल गिर गया, जिसके कारण खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पोल की हालत इतनी जर्जर क्यों थी? प्रशासन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सब जूनियर नेशनल और यूथ नेशनल खेल चुका बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रशासन की लापरवाही के चलते एक अच्छे खिलाड़ी की मौत हो गई। हार्दिक बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में चयनित हो चुका था। प्रैक्टिस के लिए उसे फोन करके बुलाया जाता था, इसलिए वो अपने गांव में भी प्रैक्टिस करता था। सुबह हमेशा की तरह वो बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी प्रैक्टिस होगी। हार्दिक राठी के सीने पर बास्केटबॉल पोल गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि हार्दिक ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो जंप करता है तो पूरा पोल ही उसकी छाती पर गिर जाता है। आसपास मौजूद उसके साथी खिलाड़ी तुरंत वहां पहुंचते हैं, गिरे हुए पोल को उसके सीने से हटाते हैं। हार्दिक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा खिलाड़ी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एनडीटीवी की टीम उस जगह रोहतक के उस बास्केटबॉल मैदान पहुंची जहां हार्दिक की दर्दनाक मौत हो गई। तो पोल उखड़ा, उसकी हालत इतनी खराब थी कि साफ पता चल रहा था कि कई सालों से उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। जहाँ पे उसकी मौत हुई है उसी जगह हम मौजूद हैं। उस प्लेयर का नाम हार्दिक राठी है और ये वो ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जहाँ पर हार्दिक की जो है मौत हुई है। और आपको दिखाएं तस्वीर, ये है वो पोल। आप उस पोल को देख के समझ सकते हैं कि ये है वो पोल, जो पोल हार्दिक के ऊपर प्रैक्टिस के दौरान जो है गिर गया। और अब इसकी स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए कितना गला हुआ ये पूरा पोल है, जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं खेल को लेकर। उसकी स्थिति किस प्रकार है आप इस तस्वीरों को अगर देखेंगे, समझेंगे। जो इस पोल का निचला हिस्सा है जो इससे टच हुआ था, उसकी क्या कंडीशन है और किस अवस्था में ये जो है यहाँ पर लगा हुआ था। यानी साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं की गई थी। और यही वजह है कि जैसे ही हार्दिक ने जंप किया और अपने उस गोल पॉइंट को टच करने की कोशिश किया, जो वीडियो सामने है उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ही टच किया पूरा का पूरा पोल हार्दिक के चेस्ट पे आकर गिर गया और हार्दिक की जो है मौत हो गई। पोल का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं, बाकी हिस्से भी जर्जर हालत में थे। जगह जगह जंग लगी हुई थी और पूरा पोल बुरी तरह गला हुआ था। एक स्थिति को देखिए, ये जो पॉइंट है ये भी साफ तौर पर देखिए मतलब कितना गला हुआ है। ये जो पूरी रॉड है ये पूरी एकदम गल गई है। यानी ये पोल अपने आप में ही, अगर आप इसके ऊपरी हिस्से को देखें तो खुद ही बता रहा था कि कितनी जर्जर स्थिति थी। दूसरी आप ये देखिए, रॉड देखिए, ये भी क्या स्थिति है, इसकी भी आप स्थिति देखेंगे तो एकदम गला हुआ है। यानी कोई भी इस बड़े वाले रॉड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लगातार पूरा गल रहा था। और एक लंबी पूरी आपको इसमें स्पेस देखने को मिलेगा। यानी किस जर्जर स्थिति में था। आप इस पूरे पॉइंट को अगर यहाँ आप देखें तो आपको यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा कि ये जो उसकी स्थिति थी वो बद से बदतर थी। और ये देखिए, आपको सामने से अगर दिखाएं तो देखिए ये पूरा वो पोल है, जो पूरा का पूरा पोल देखिए जो गिरा हुआ है, पूरा का पूरा पोल, यही पूरा पोल हार्दिक के सीने पर यहाँ पर आपको देखें तो जैसे ही उसने जंप किया ये पोल यहाँ पे खड़ा। जैसे ही उसने जंप किया और इसको टच किया, हाथ रखा, पूरा का पूरा पोल जो है उसके सीने पर आ गया और हार्दिक की जो है मौत हो गई। हार्दिक का परिवार सदमे में है। हार्दिक के चचेरे भाई ने कहा कि हमने तो अपना बच्चा खो दिया, लेकिन आगे ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, ये प्रशासन की लापरवाही है। हमने तो जो खोना था वो खो दिया। तो सर हम चाहते हैं कि आगे से किसी माँ बाप का, गांव का, हमारे प्रदेश का कोई ऐसा बच्चा इसकी भेंट ना चढ़े। तो सरकार से एक ही निवेदन है कि एक बार आप दोबारा इसका सर्वे करवाओ और ये जो पोल वगैरह है, जो भी ग्राउंड वगैरह है, हमें एकदम बढ़िया क्वालिटी के चाहिए। हार्दिक के कोच मोहित भी हादसे के वक्त वहीं थे, जिन्होंने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
जी जिस टाइम जी ये घटना हुई जी, मैं अंदर बच्चों की जिम करवा रहा था जी। 3-4 बच्चे इधर मेडिसिन वाल कर रहे थे और वो अकेला ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहा था जी। बस सरकार की लापरवाही जी, सभी जो भी है कुछ भी है। नहीं तो ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है, क्या इसका मेंटेनेंस सर नहीं होता क्या? जी मेंटेनेंस तो होता है जी, लेकिन सरकार के पास जब बजट भी होता है, रुपए भी पास हो गए हैं, लेकिन जी क्यों नहीं लगा रहे हैं इस बात का नहीं पता हमको। तो हम बार बार जा चुके हैं कि हमको ग्राउंड चाहिए, हमको बोर्ड चाहिए, हमको पोल चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे सर, वो तो सरकार ही जाने ना। मेरे तो जी छोटे भाई जैसा था जी, और उसके भविष्य में तो जी आपको पता ही होगा कि कितने वो इस साल की एज में जी 5 नेशनल खेल चुका था जी। ये मैं लिख के देता हूँ जी, 1 या 1.5 साल के अंदर वो इंडिया खेल जाता जी। हार्दिक के साथ प्रैक्टिस करने वाले उसके साथी खिलाड़ी भी सदमे में हैं। एक लापरवाही के चलते उनके साथी की जान चली गई। तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम 3 जने, तो वो यहाँ पर सिंगल वाली प्रैक्टिस कर रहा था बॉल के साथ सर। तो वो अटैम्प्ट लेते सर, ये एकदम पहले ही पता था सर ये बोधार कहा है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं, पहले भी कहा था सरकार को। तो फिर हम भी प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू, तो नेशनल थी इसलिए प्रैक्टिस की, तो ये एकदम सा उसके ऊपर हादसा हो गया। बहुत बार रिक्वेस्ट की थी सरकार से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हार्दिक के साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन था? बहुत अच्छा था सर। कैसा था स्वभाव में हार्दिक? बहुत अच्छा था सर। ये सर हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने जैसे देखा वो ये पोल गिर गया उसके ऊपर, हम कुछ आवाज आई या ऐसे ही आपने बस आप देख रहे थे? सर गिरने की आवाज़ आई थी सर। और हम जैसे भागकर इसे हटाया और तुरंत उसे गाड़ी में लेके गए सर हॉस्पिटल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में पता करके इसकी जांच कर कार्रवाई करूंगा। जी रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूट कर सर। इस घटना को कैसे आप देख रहे हो, क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मौत। हाँ उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट जो स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूँगा पूरी। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहतक के जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना से साफ है कि पोल सिर्फ कागजों पर बदले गए थे। अभी नया खेल स्टेडियम नहीं बनाया कभी 11 साल में, मगर उन जो खेल स्टेडियम है उनका भी देख रखरखाव के लिए बजट नहीं दिया गया। आपने देखा अभी भारत सरकार का भी जो बजट आया 3,500 करोड़ का खेल का, उसमें गुजरात को 601 करोड़ मिला और हरियाणा को केवल 80 करोड़ मिला, जो देश में सबसे कम था। ये इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हो कि कागजों में पोल बदले गए। इसे एक मांग करता हूँ, आप अगर ईमानदारी की बात करते हैं तो तुरंत इसके ऊपर FIR लॉन्च करके जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है, जो इसमें हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करके और आप अपने उसका दे। पर मुझे लगता नहीं कि इस देश और प्रदेश में ये ईमानदारी से कोई बात कर सके। यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि इसको लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसका परिणाम ये हुआ कि हार्दिक जैसे युवा खिलाड़ी की यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 5 दोस्तों ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसी हरकत की कि सुनकर कोई भी कांप जाए। अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे केक काटने के बहाने बुलाया और उसे आग के हवाले कर दिया। झुलसे युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस CCTV फुटेज को देखिए। एक 21 साल का लड़का जिसका जन्मदिन है, उसके आसपास खड़े उसके 5 दोस्त जो कहने को दोस्त थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। और तभी आग की लपटें दिखाई देती हैं। उन 5 लड़के ने अपने ही दोस्त को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद 5 लड़के मौके से भाग जाते हैं। ये पूरी घटना मुंबई की है। 21 साल का अबुल रहमान खालसा कॉलेज में BAF सेकेंड ईयर का छात्र है। 25 नवंबर को उसका जन्मदिन था। उसके 5 दोस्तों ने उसे केक काटने के बहाने सोसाइटी के नीचे बुलाया। प्लान पहले से तैयार था।
एफआईआर के मुताबिक 24 नवंबर की रात करीब 8 बजे आरोपी अयाज मलिक ने अबुल रहमान को कॉल किया और कहा कि रात 12 बजे सोसाइटी के नीचे आ जाना, तुम्हारे जन्मदिन का केक काटना है। रात 12 बजे के आसपास उसे फोन करके कोहिनूर फेज 3 सोसाइटी की विंग नंबर 26 के पास आने को कहा। अब अबुल वहां पहुंचा तो उसके 5 दोस्त अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुजैफा खान और शरीफ शेख पहले से केक लेकर वहां मौजूद थे। जैसे ही अबुल केक काटने लगा, उसके सभी दोस्तों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, उसे मारने लगे। अबुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अयाज मलिक अपनी स्कूटी पर रखी एक बोतल लेकर आया। बोतल में पेट्रोल भरा था। पहले अयाज और फिर अशरफ ने बोतल का पेट्रोल युवक के शरीर पर उड़ेल दिया। जब अबुल को पेट्रोल की गंध आई तो उसने चिल्लाना शुरू किया, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी बाकी 3 आरोपी कासिम, हुजैफा और शरीफ उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए डालो डालो चिल्लाने लगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां एक और प्राचीन कुएं की खोज हुई। संभल का जिला प्रशासन 1978 के दंगों के सिलसिले में मिली शिकायत पर जांच कर रहा है। इसी दौरान खुदाई में कुएं का पता चला। कहा जा रहा है कि यही वो कुआं है जिसमें हत्या के बाद एक शख्स को फेंक दिया गया था। संभल में एक और पुराने कुएं का हुआ खुलासा। संभल के इस कुएं ने क्यों मचाई सनसनी? संभल के कुएं से 1978 के दंगे का है कनेक्शन। तस्वीरें संभल के महमूद खान सराय की हैं। बुधवार सुबह इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब एकता चौकी के पास मिट्टी और झाड़ियों के बीच एक पुराने कुएं के होने का पता चला। लंबे समय से बंद पड़े इस कुएं की जानकारी यहां शायद ही किसी को थी। जिला अधिकारी के आदेश पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई का काम शुरू कराया गया। खुदाई के दौरान एक पुराने पेड़ को भी वहां से हटाना पड़ा। राम शरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। आरोप है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या के बाद उसका शव इसी कुएं में फेंक दिया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी विधानसभा में 1978 के दंगों का मामला उठा चुके हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अब जबकि कुएं की दोबारा खुदाई हो रही है, प्रशासन ने एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस बीच नगर पालिका की टीम कुएं की गहराई तक पहुंचने का काम तेजी से कर रही है। और अयोध्या में राम मंदिर पर कल धर्म ध्वजा लहराई गई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र हमें आज उस स्थान पर ले गए और इसके बारे में उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। जो परिकोटे में बने जो मंदिर हैं उनके ऊपर ध्वज दंड देख रही हूँ, तो क्या इनका भी ध्वज बाद में ध्वजारोहण वहाँ पर होगा? जैसे कि हर मंदिर के ऊपर दंड लगा तो दिया गया है। देखिए, ये व्यवस्था है भी और ध्वज प्राप्त भी कर लिया गया है। और आपको परकोटे पे हम जा रहे हैं। हाँ, ले चलते हैं। वही हमारा आखिरी पड़ाव है, आप कह रहे हैं। जी। तो परकोटा जिसकी परिक्रमा करीब 1 किलोमीटर की है। जी, 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही है। जी। तो उस परकोटा में
6 मंदिर हैं और परिक्रमा की पूरी व्यवस्था है। आप जब देखेंगी तब आप सोचेंगी कि परिक्रमा कितनी सुविधाजनक होगी अब लोगों को इस परकोटा के बन जाने से। और हम अब मंदिर परिसर के अंदर हैं। मुख्य मंदिर राम मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के लिए। ध्वज अभी इस वक्त शिखर पर स्थापित हो चुका है। कल ये पूरा महोत्सव यहाँ पर मंदिर परिसर में मनाया गया और अब जैसा कि सभी साधु संतों ने भी कहा और निपेन जी भी कह रहे हैं, मंदिर का काम इस ध्वज के स्थापित होने के बाद संपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, पूरी तरीके से पूर्ण हो गया है। ये आप ये खिड़कियाँ देख रही हैं जो चमक रही हैं सोने जैसा, ये खिड़कियाँ कुल मिलाकर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में 30 खिड़कियाँ हैं। ये टाइटेनियम की बनी है। टाइटेनियम धातु का कभी भी आज तक उपयोग किसी भी निर्माण कार्य में, भवन निर्माण कार्य में आज तक कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। ये धातु मिलती भी नहीं है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये धातु यानी एक तरीके से कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सेंचुरीज तक चल हाँ, सकती है। और जो सबमरीन के नीचे बेस होता है ना, उसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये देश में रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में ही टाइटेनियम का उत्पादन होता है। उससे यह झांकी बनाई गई जो कि अपने में एक निर्णय था। ये भी बहुत विचार किया गया और कुछ कारण से जैसे कि सोचा गया कि टाइटेनियम की ही यहाँ पर झांकी बनाई जाए। निपिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रथम तल आपने दिखाया था पिछली बार, राम दरबार था, उसके ऊपर का तल तैयार हो रहा था, क्या वो तैयार हो चुका है? जी बिल्कुल तैयार है। वहाँ पे वो तंत्र भी रखा गया है, राम जी का तंत्र भी है। उस गर्भगृह में केवल ऐसे रामायण को रखा जाएगा जो कि रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट रामायण के हों, कोई और नहीं। तो केवल रामायण मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अन्य स्टेट के लैंग्वेजेस को भी मिला करके वह गर्भगृह में रखा कब तैयार हो जाएगा? वह गर्भगृह पूरा हो गया है, तंत्र रख दिया गया है, एक वहाँ रामायण भी है। अब रामायण की हम बहुत खोजबीन कर रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैन्युस्क्रिप्ट उस एज की कहाँ है। जो लोअर प्लिंथ पे कहा जाता है राम कथा होगी, वो ये ठीक सामने देखें आप। जी बिल्कुल। ये कुल मिलाकर के स्टोन के 89 म्यूरल्स हैं जो चारों तरफ लगे हुए हैं। तो यह पूरी राम कथा को बयान, पूरी राम कथा का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। जी, ये अंतिम आप देख लें, इस प्रकार के म्यूरल्स हैं। जैसे ये भगवान विश्वकर्मा का द आर्किटेक्ट गॉड, उनका यह म्यूरल है। आपने देखा होगा हम लोग वर्ष में एक बार विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं, तो ये वह है। और ऐसे कुल मिलाकर के हर पैनल पे आप देखें वहाँ 79 म्यूरल्स हैं पूरे 1 किलोमीटर में, और हर एक पर कथा है। और ये चुने कैसे गए, तो उसका आधार ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मैसेज को जो ले गए बाद में अपने जीवन से, जीवन शैली से, उनको इसमें हमने प्रमुखता दी। तो इस प्रकार ये इधर चारों तरफ, कल प्रधानमंत्री जी ने इनको देखा भी था विशेष रूप से, और इनको म्यूरल्स को रखा गया है। मुझे पता है कि आपको जाना है, वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहूंगी कि हम अपने कार्यक्रम का जो अंत समापन यहीं करें। राम मंदिर के ठीक सामने, ध्वज के ठीक नीचे, वो ध्वज जिसको दम साधे कल पूरी दुनिया देख रही थी, ये ध्वज अब स्थापित हो चुका है। राम भक्त
आम श्रद्धालु जो यहाँ पहुँच रहे हैं इसकी एक झलक पाने के लिए पहुँच रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, राम मंदिर का काम संपूर्ण हो चुका है इस ध्वज की स्थापना के बाद। तो ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया निपेन जी, आपने वक्त निकाला। एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा 2.0 के बाद आपने तुरंत हमें राम दरबार के दर्शन कराए थे और अब आपने मौका दिया कि हमारे जो दर्शक हैं उस ध्वज को करीब से हमारे जरिए ही सही देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आपने जो है इस कार्यक्रम को कवर करने का निश्चय किया, क्योंकि अधिकांश लोगों की रुचि होती है कि जो कार्यक्रम प्रमुख 25 तारीख को था वह दिखलाने का प्रयास करें। आपने यह आवश्यक पाया कि श्रद्धालुओं को जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको पूरे मंदिर से परिचय करा दिया जाए। उसमें कुछ अंश हम आप बातचीत करके पूरा कर पाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने नवनिर्मित अयोध्या में राम मंदिर परिसर की ये अनोखी झलक देखी और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।